पहले और दूसरे सत्र के पड़ावों से गुजरते हुए अब समापन सत्र पर विराम लेने के लिए पहुंच रही है। इस अंतिम समापन सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पूरे शेड्यूल प्रोग्राम को देखते हुए मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि केवल एक विषय है जिसमें विभिन्न सत्रों पर बात हो रही है, तो मुझे लगा कैसे समेटा जाएगा ये, लेकिन लगा कि बहुत चतुर शिकारी है, उसने एक जाल फेंका सुबह और उस जाल को धीरे धीरे क्रमबद्ध ढंग से परिधि से होते हुए केंद्र की तरफ हम पहुंच रहे हैं। और दूसरे सत्र की अध्यक्षता के रूप में प्रोफेसर हरकेश सिंह जी ने विषय को स्पष्ट भी किया, विषय को थोड़ा मुझ जैसे अल्पज्ञ के लिए उलझाया भी, और उलझाने के साथ साथ बड़े सारे सवाल भी खड़े किए। सचमुच यह बड़ा दुष्कर कार्य था। कितने महत्वपूर्ण विषय पर पूरे 2-3 सत्रों में ही हम समापन पर आ रहे हैं। इसलिए समापन सत्र के सम्मान्य मूर्धन्य विद्युत वरेण्य वक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती भी है कि इस विषय को हम कंक्लूड करते हुए एक निष्कर्ष कैसे दें। लेकिन जैसा प्रोफेसर हरकेश सिंह जी ने कहा कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में कमलशील जी हैं, इसलिए आप सभी आश्वस्त हैं, मैं भी आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से किसी हम सूत्र के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसलिए इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर कमलशील जी से अनुरोध करता हूं कि सर आप आवें और अपना स्थान ग्रहण करते हुए मंच को सुसज्जित समृद्ध करें। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर एम के दास जी, शिक्षा शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आपसे भी अनुरोध है कृपया रवि जी सर को मंच तक ले आवें। और यह समापन सत्र में हम अपने संस्थान के मुखिया माननीय कुलपति जी प्रोफेसर नेगी जी से भी अनुरोध करेंगे कि एक संरक्षक के रूप में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी जो अनुवाद विभाग के अध्यक्ष हैं केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में, सर से भी अनुरोध करता हूं कि आप आवें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर एम के दास जी का स्वागत अभिनंदन संस्थान की ओर से माननीय कुल सचिव महोदया करेंगी। माननीय कुल सचिव महोदया से अनुरोध है कि खतक और स्मृति चिन्ह प्रदान करके प्रोफेसर एम के दास जी जो सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर दास जी का बोर्ड परंपरा के अनुसार खतक प्रदान करके और संस्थान का स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें। दीपंकर जी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमलशील जी को खतक और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। दीपंकर जी। सुशील कुमार जी स्वागत करेंगे खतक प्रदान करके। सुशील कुमार सिंह। पेमा तेंजिन जी का, प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी का स्वागत। अच्छा, रवि द्विवेदी, हाँ रवि, आप पेमा तेंजिन जी का खतक प्रदान करके स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से अनुरोध है कि हमारे संरक्षक माननीय कुलपति जी का खतक प्रदान करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। अच्छा, ठीक। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी से अनुरोध है कि कृपया मंच, यह समापन सत्र है, इसमें आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और संस्थान की कुल सचिव महोदया से भी अनुरोध है कि वे डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी से अनुरोध है कि मंच पर कुर्सी और रखवाइए। डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी से अनुरोध है कि वे कुल सचिव महोदया को खतक और स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
रवि, आप प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी को भी खतक प्रदान करके स्वागत करें। अगर संरक्षक के रूप में कुलपति जी मंच पर हैं तो परिवार इसी तरह से भरा पूरा होना भी चाहिए। इस भरे पूरे परिवार का स्वागत करें तालियां बजा करके। संपूरित मंच। मैंने पहले भी आपसे एक संक्षिप्त निवेदन किया था कि यह समापन सत्र है और इसमें हम निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष की तरफ आएंगे। और यह केवल आश्चर्य नहीं है कि जिस भगवान बुद्ध के वचनों को, उनके शील को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं पिछले विभिन्न सत्रों में, ठीक उसी समय लगभग आसपास, ठीक कैलकुलेशन शायद हमें नहीं पता है, लेकिन वही एक समय रहा होगा जब लाओ त्से पैदा होता है, कन्फ्यूशियस पैदा होता है, जरथुष्ट्र पैदा होता है, और एक साथ महावीर और गौतम बुद्ध रहते हैं, समकालीन हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज जिस चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं, उस चुनौतियों में अगर कोई प्रासंगिक बना हुआ है तो बुद्ध बने हैं, बुद्ध के विचार बने हुए हैं। और निश्चित रूप से जो संकेत भी दिया गया है, आज विभिन्न सत्रों में हुई यह चर्चा भले ही सभागार में हो रही है, लेकिन इसका संदेश, इसके दूर दूर तक ये संदेश फैलेंगे, जाएगा, केवल बनारस के अखबारों तक नहीं, लोगों के विचारों तक यह संघर्ष प्रवेश करेगा। और इस क्रम में मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी से अनुरोध करता हूं कि आप आज के समापन सत्र का एक विषय प्रस्तुति के रूप में आप अपना वक्तव्य दें। प्रोफेसर पेमा तेंजिन जी। नमो बुद्धाय गुरुवे, नमो धर्माय तायिने, नमः संघाय महते, त्रिभ्यो अपि सततं नमः, त्रिभ्यो अपि सततं नमः, त्रिभ्यो अपि सततं नमः। भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द आज G20 के इस एक दिवसीय परिगोष्ठी सेमिनार की अंतिम सत्र, समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रोफेसर कमलशील जी, मंच पर विराजमान आज के हमारे कुलपति नेगी जी, प्रोफेसर दास जी वक्ता के रूप में, और हमारे इसके संचालक हमारे लोचन जी, प्रोफेसर लोचन जी, और हमारे संस्थान के रजिस्ट्रार, और सामने बैठे हुए प्रोफेसरगण, हमारे अग्रज, और हमारे साथी लालजी टंडन जी, हमारे संस्थान के अध्यापकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं तो हैं नहीं, बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी जो हैं उनके लिए मैं छात्र छात्राओं। मुझे बोलने में इतना आनंद तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, सेमिनारों में ज़्यादा जाता भी नहीं अपनी स्वास्थ्य के कारण, लेकिन फिर भी यहाँ संस्थान में हो रहा है तो इसका एक लाभ है, और फिर आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जब कहा गया कि आपको बोलना है, तो मैंने सोचा कि जब सेमिनार है तो सेमिनार के तरह से बोला जाए, एक क्रमबद्ध तरीके से कहा जाए। तो फिर मैंने अपना एक जो अपनी विचार हैं उसको मैंने इसमें पेपर में किया, निबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर मैं इसको पढ़ लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बौद्ध धर्म का आरंभ किसी ईश्वर, पैगंबर या वेदवाणी से नहीं, अपितु त्रिशरण गमन और पंचशील ग्रहण से होता है। दुख के परिज्ञान से होता है। दुख का आत्यंतिक निरोध परम शांति है। इसलिए दुख के कारणों का परित्याग करने हेतु मार्ग का अभ्यास अपरिहार्य है। सभी सत्व सुख चाहते हैं, दुख नहीं। अतः सुख चाहने
तथा दुख न चाहने के आधार पर सभी सत्व समान हैं। सुख चाहने पर भी इसे सिद्ध न कर पाने तथा दुख न चाहने पर भी दुख के कारणों का प्रहार न कर पाने के कारण ही सत्व दुखी है। दुखम एव अभिधावंती, शांति देव जी ने बहुत अच्छा कहा है, दुखम एव अभिधावंती दुख निसरण आशया। दुख की ओर ही दौड़ते हैं, दुख से दूर होने, दुख से मुक्त होने की आशा से हम दुख की ओर ही दौड़ते हैं। आम बाल पृथकजन सुख इच्छा एव सम्मोहात स्वसुखम घनंति शत्रुवत। सुख की इच्छा तो करते हैं, लेकिन सम्मोह के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण हम अपने शत्रु का ही नाश करते हैं, सुख का ही नाश करते हैं। तो बुद्ध यथावत एवं यावत ये विषयों के ज्ञाता सर्वज्ञ हैं, जो शील समाधि एवं प्रज्ञा के सम्यक अनुष्ठान द्वारा पारमिताओं की परिपूर्णता से संपन्न है, जिसने अविद्या रूपी अंधकार से उठकर समस्त ज्ञेयों को जानने वाली बुद्धि का विकास कर लिया है, और जो महाकरुणा से समस्त सत्वों को दुखों से मुक्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। तदनुसार सभी सत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह अवसर मनुष्य गति में उत्पन्न मानव को ही प्राप्त है, और वही इससे प्राप्त करने में पूर्णतया सक्षम भी है। किंतु इन गुणों को प्राप्त करने वाले इस प्रकार के मनुष्य जीवन का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। तो धम्मपद में भी कहा है, मनुष्य होने का लाभ मिलना बहुत कठिन है, इससे कठिन मनुष्य के रूप में जीवित रहना है, और इससे भी कठिन सद्धर्म का श्रवण करना है, और बुद्ध का उत्पाद तो उससे भी कठिन है। किच्छो मनुष्य प्रतिलाभो किच्छम मच्चानम जीवितम किच्छम सद्धम्म सवनम किच्छो बुद्धानम उपादो। आचार्य नागार्जुन ने भी सूर्यलेख में मनुष्य जन्म की प्राप्ति को दुर्लभ बताया है। आचार्य शांति देवी ने भी बोधचर्या अवतार में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताते हुए अतएव आह भगवान मानुष्यम अति दुर्लभम महाअर्णव युगच्छिद्रम कूर्म गिरवा अर्पणोपमम। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए उनसे अपने वचनों तक की भी बिना परीक्षा के स्वीकार न करने का अवसर प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमता से परिचित कराकर धर्मांधता, कुरीतियों एवं सामाजिक विषमताओं की जकड़न से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हुए कहा है, हे भिक्षु, जिस प्रकार स्वर्णकार रगड़ कर, तपा कर, काट कर सोने की शुद्धता की परीक्षा करता है, ये आप लोगों ने इसके पहले भी सुना। तापा छेदा च निक्षा सुवर्ण यु पंडिते परीक्ष भिक्षु ग्राह्यम मदवचो न तो गौरवात। मेरे वचन को गौरव, मेरे प्रति गौरव से स्वीकार मत करो, बल्कि उसकी स्वर्णकार जैसे सोने की परीक्षा करता है उसी प्रकार उसकी परीक्षा करो, तभी उसको ग्रहण करो। इस पर किसी विद्वान ने, शायद अमीनिमिस ने जो है आराट कलाम, जो कलाम सूत्र वाला, वो भी बताया था, लालजी जी ने भी बताया शायद, हे कलामों हैं मेरे वचन की परीक्षा करो। हाँ, तो विषम परिस्थितियों में भी मार्ग निर्णय के लिए सदा स्वकीय बुद्धि विवेक के प्रकाश की गविष्ठता के साथ स्वयं को अपना आत्मदीप बनने की प्रेरणा देते हुए भगवान कहते हैं कि अत्दीपो भव। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म सहायक अवश्य है, फिर भी वो कोलोपम की भांति नदी पार उतरने के लिए है, न कि सिर पर ढोने के लिए। हमारे बीसी साहब ने आज सवेरे कहा कि जो नाव है, छोटा नाव, वो नदी पार करने के लिए है, उसके बाद उसको सर में ढोने के लिए नहीं, उसको छोड़ देना, मतलब उसकी आसक्ति को छोड़ देना है, उसके प्रति जो आसक्ति उसको छोड़ देना है। धर्म के प्रति आसक्ति को भी निर्वाण प्राप्त करने पर छोड़ देना पड़ेगा। अगर आसक्ति होगी तो निर्वाण हो ही नहीं सकता। तो बौद्ध धर्म में उपासकों एवं उपासिकाओं के लिए पंचशील की देशना विशेष रूप से की गई है, और सामान्य जन भी इसकी दीक्षा लेकर इसका पालन कर सकते हैं, जो समाज को सुव्यवस्थित करने, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवता को विकसित करने में बिना किसी भेदभाव के अत्यंत आवश्यक है। वो 5 हैं, प्राणातिपत्ति से विरति, अदत्तादान से विरति। इसका हमारे आज वो उद्घाटन सत्र में भिक्षु रेवत थेरो जी ने कहा, मिसावाद से विरति, काम मिथ्याचार से विरति एवं मद्यपान से विरति। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामान्य जन सभी 5 का एक साथ अभ्यास करे। एक समय में एक ही शिक्षा पद के अभ्यास से शुरुआत करते हुए उसके प्रति स्मृति एवं संपर्जन्य में जागरूकता से युक्त होने पर उससे लाभान्वित हो स्वयं में परिवर्तन का अनुभव कर स्वतः अन्य शिक्षा पदों के अभ्यास के प्रति रुचि एवं उत्साह पैदा करेगा। जिस प्रकार चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार
किसी भी कार्य को विचारपूर्वक किए जाने पर गुण को लुभाने वाली संपत्तियां स्वयं उस व्यक्ति का वर्ण कर लेती हैं। विरणते ही विमर्शकारिणम गुण लब्धा स्वयमेव संपदा, ये आपका उसमें कहा गया है। तो धीरे धीरे शिक्षा पदों की ओर स्वयं आकर्षित होंगे और फिर 1-2 से लेकर के वो धीरे धीरे अभ्यास में परिवृत्त होंगे। तो एक विवेकशील आध्यात्मिक विषयों से युक्त व्यक्ति जो है, इनका आचरण आत्मसुख, शांति और अंततः निर्वाण की प्राप्ति के लिए भी कर सकता है, क्योंकि आत्म मुक्ति के 3 चरण कहे गए हैं। हमारे पूर्व वक्ता लाल जी ने कहा, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम इन 5 शिक्षा पदों का आचरण करते हैं, ये शील के अंदर आते हैं, तब व्यक्ति शील का आचरण कर रहा होता है। शील के सम्यक आचरण से ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है। आपने एक आधा श्लोक बोला, अनिमिनेश ने भी एक आधा श्लोक बोला, शीलम प्रतिष्ठाय समाधि लाभः, समाधि लाभात् प्रज्ञा भावना, प्रज्ञया ही ज्ञानम भवति विशुद्धम, विशुद्ध ज्ञान से ही शील संपत्। जब शील से प्रज्ञा विशुद्ध होती है, समाधि से प्रज्ञा, प्रज्ञा से ज्ञान विशुद्ध होती है, और जब ज्ञान विशुद्ध हो जाते है फिर शील और भी चमक के साथ, तेज प्रकाश के साथ में प्रकट होती है। मतलब शील का अभ्यास और विशुद्ध हो जाता है, जिससे पुनः शीलों का गंभीर रूप से आचरण संभव होता है। इसके कारण काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से रहित होकर आत्ममुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। यही है भारतीय सभ्यता, यही हमारी भारतीय सभ्यता है। आचार्य नागार्जुन गृहस्थों के लिए सराहनीय उपदेश देते हुए कहते हैं सूर्य लेख में साधवान राजा गौतमीपुत्र से कि हे राजन, मैंने इस पत्र में, मेरा एक कार्य मेरा ही है, सूर्य लेख का मैंने रेस्टोरेशन भी किया और अनुवाद भी किया है, तो उसमें बहुत अच्छा है ये। तो कहते हैं कि मैंने जो आपको एक छोटा सा पत्र लिखा है जिसमें 124 श्लोक हैं, इसमें कई शिक्षा पद का मैंने उपदेश दिया गया, लेकिन आप राजा हैं, काम आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक शिक्षा पद का भी अगर पालन करते हैं तो इस जन्म में आपको बहुत अच्छा होगा और आगे आपको अवसर मिलेंगे और अच्छे अवसर मिलेंगे। चित्त के बाद चंचल चित्त को इंद्रियों के वशीभूत नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां चित्त पूर्वगामी होते हैं। इसलिए इंद्रियों द्वारा उपलब्ध वस्तुओं की तत्वतः अर्थात पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। तो न इंद्रिय वशकः मनः पुरस्सराणि च इंद्रियाणि अर्थ संग्रह समर्थानि भवन्ति, है ना। तो मन ही पूर्व में होता है और वो इसलिए इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। न चंचल मना अनुभ्रामेत, इसलिए मन को ही केंद्रित किया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, और बुद्ध भगवान ने तो विशेष रूप से, क्योंकि धम्मपद का पहले ही गाथा वही है कि मनोपवम गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, है ना। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आचार्य शातवाहन के राजा गौतमीपुत्र के लिए भेजे गए सूर्य लेख में भी आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि हे राजन, सबसे हितकारी उपदेश का सार यही है कि अपने चित्त को बस में करो, क्योंकि भगवान ने चित्त को सभी धर्मों का मूल कहा है। चित्तम ही धर्ममूलम भगवतो उक्तम तदपि साधु दमेच। तो दांत चित्त को सुख का आह्वाक कहा गया है। इसलिए अकुशल कार्यों से निवृत्त हो गए और कुशल कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने चित्त का दमन करें। इस प्रकार काय, वाक एवं चित्त सभी कुशलीभूत होंगे। और इतना ही नहीं, रत्नावली में भी आचार्य नागार्जुन ने कहा है, काय वांग मन के कर्मों को सौ पर के हित में अच्छी तरह से जानकर प्रयोग करने वालों को पंडित कहा। आप सभी लोग अतिशा हॉल में प्रवेश किए होंगे, लेकिन किसी की नज़र अतिशा हॉल के द्वार के ऊपर गई जिसमें वही श्लोक लिखा हुआ है। ये श्लोक वहीं पर लिखा हुआ है अतिशा के द्वार पर, काय वांग मनसम कर्म सर्वम सम्यक परीक्षया परात्महितम आज्ञाय सदा कुर्यात् स पंडिता। यह है पंडित।
तो इतना ही नहीं, भगवान के वचन सदैव तर्क संगत एवं युक्त संगत होते हैं। वे किसी पर भी अपनी बात को नहीं थोपते। वो ये कहते हैं कि तथागत तो केवल उपदेश करते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी सुना, किंतु कार्य के लिए परिश्रम तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि मार्गाभ्यासी ध्यानी पुरुष मार्ग के बंधनों से मुक्त होते हैं। तुम्हें ही किंचम आतपम अखातारो तथागता पतपन्नापमोखंती झाइनो मारबंदना। यदि हम मानव की भी शांति एवं धैर्य धारण कर उक्त बातों को स्वीकार करते हुए गृहस्थ जीवन में भी इसी प्रकार का आचरण करते हैं तो व्यक्तिगत लाभ तो होगा ही, अपितु व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से विश्व का कल्याण सुनिश्चित है। अतः यह वसुदेव कुटुंबम की जो को परिलक्षित करता है। तो यही है भारतीय सभ्यता। इन्हीं बातों का बौद्ध धर्म में विस्तार से निर्देश किया गया है। बौद्ध धर्म बुद्ध के वचन जो हैं वो मात्र सुन करके और चिंतन करके छोड़ देने वाला नहीं है, जैसे आज सुबह कहा गया। वो तो इंगेज्ड है, प्रैक्टिकल। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं तो अनुभव की बात करता हूं। इस प्रकार पंचशील के पालन को समस्त मानवता के कल्याणार्थ सर्वमान्य, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन एवं सभी कालों में प्रासंगिक नैतिक मूल्यों का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि यह प्रकृति सावध्य अथवा स्वाभाविक रूप से पाप कर्म है और इनका प्रहार किया जाना स्व एवं पर दोनों के लिए कल्याणकारी है। परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने शायद बहुत पहले ही इसकी आवश्यकता को भाप लिया था और इसी कारण वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर संभव करुणा एवं मैत्री के विचारों एवं उनकी व्यवहारिकता को प्रमुखता देते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे विशेष रूप से महायान के अनुयायियों से बोधिसत्व की चर्या का पालन करने का तथा कम से कम दूसरों की सहायता में समर्थ न होने पर भी दूसरों को हानि न पहुंचाने का अनुरोध करते रहते हैं और विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा समस्त प्राणियों के सुख एवं कल्याण हेतु बोधिचित्र का उत्पाद करने की शिक्षा देते हैं। इसके लिए मैत्री एवं करुणा ही सबसे प्रभावशाली है। इन गुणों को केवल मानव ही विकसित कर सकता है, अन्य सत्व नहीं। यदि मानव का चित्त शांत, मैत्रीपूर्ण तथा अच्छी भावनाओं से परिपूर्ण है, तब व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न, सुखी एवं आत्मसंतोषी होगा ही, अपितु उसके प्रभाव से मित्रगण एवं उसके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी मैत्रीपूर्ण एवं शांत वातावरण का अनुभव करेंगे। जैसे बुद्ध भगवान के समय अत्यंत क्रूर एवं हत्यारा अंगुलीमाल से राजा प्रसेनजित की प्रजा त्रस्त एवं भयभीत थी। स्वयं राजा की सेना भी उसके सामने बेसहाय थी। ऐसे क्रूर एवं हत्यारे व्यक्ति के चित्त को भगवान बुद्ध ने करुणा एवं मैत्री से परिवर्तित करवा दिया। प्रसंग आता है जब राजा प्रसेनजित को यह बात पहुंची, मालूम हुई कि डाकू अंगुलीमाल जो है वो भिक्षु बन गया है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वो बुद्ध की कुटी में पहुंच गए देखने के लिए। जब वहां पहुंचे, उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और आने का आशय बताया, तो बुद्ध ने कहा कि पहले बैठो, थोड़ा आराम कीजिए और हमारे प्रिय शिष्य का 2 वचन सुन लीजिए। अहिंसक उठा, भिक्षु बन चुका था ना। उसने कहा, बुद्ध कहते हैं जो हम सोचते हैं वो परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है उसका मन, जो जिधर चाहे जब चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इससे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और प्रशंसा की। दूसरे ही पल जब उसे मालूम हुआ कि यही अहिंसक जो है अंगुलीमाल था और अब जो है सर झुकाए, हाथ जोड़े हुए और सर झुकाए हुए खड़ा है बड़े सभ्य तरीके से, तो राजा ने उसको जीवन दान दे दिया, क्षमा याचना दे दी और स्वतंत्रता दे दी। बताइए, ये है भारतीय सभ्यता। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी सोच, अच्छी वाणी, अच्छे कर्म से मानव समाज में सुख, शांति एवं सहित सौहार्दपूर्ण वातावरण की संभावना सुनिश्चित है। अतः कहा गया है कि इससे बड़ी मूर्खता अथवा वंचना क्या होगी कि इस प्रकार के दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी यदि मैं अच्छे कर्मों का अभ्यास नहीं करता हूं तो ये मेरा दुर्भाग्य है।
नातः पर वंचना अस्ति, शांति देव जी कहते हैं पुनः बोधिचर्या अवतार में, नातः पर वंचना अस्ति न च मोहो अस्ति अतः परः यद ईदृशम क्षणम प्राप्य ना व्यस्तम कुशलम मया। मैंने कुशल का अभ्यास नहीं किया, मतलब पुण्य का अभ्यास नहीं किया, अच्छे कर्मों का अभ्यास नहीं किया। तो इस प्रकार की कर्म तपस्या अर्थात अच्छे कर्मों को नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति, आचार्य भर्तृहरि भी कहते हैं कि ये मंदभाग्य है। प्राप्य इमाम कर्म भूमि मनुज यो मनुजात तपसो न भजति स मंदभाग्य। तो ये है भारतीय सभ्यता। एक महायानी साधक मैं समाप्त ही कर रहा हूँ, समय भी काफ़ी हो गया है, मैं मतलब 2-3 मिनट और दे दीजिए। एक महायानी साधक बोधिसत्व का लक्ष्य है, एक महायानी साधक बोधिसत्व का लक्ष्य है समस्त दुखी सत्वों को दुखों से मुक्त करना। संक्षेप में दूसरों को हानि ना पहुंचाना और सत्वों का अधिकाधिक कल्याण करना ही बोधिसत्व की चर्या है। और बोधिसत्व की चर्या को किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र एवं सीमा में बाधा नहीं जा सकता है। यही है भारतीय सभ्यता। इससे बढ़कर के बड़ी सद्भावना और कहीं से नहीं आ सकती है। अगर बोधिसत्व की चर्या को अपना लोगे तो पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम अपने आप ही हो जाएगा। अयम निजा परो बेति गणना लघुचेत साम। ये तो हम लोग लघुचेत चित्त वालों का गणना है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये है बोधिचर्या, बोधिचर्या, बोधिसत्व की चर्या, उदार चरित्र। बोधिसत्व की चर्या का लक्ष्य ही पर सेवा है, जो समाज से अलग रहकर नहीं अपितु समाज में ही रहकर संभव है। प्रथमतया वो दूसरों को कष्ट देने वाली बुरी आदतों को यथासंभव रोकने हेतु आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है। तत्पश्चात श्रवण, चिंतन, मनन द्वारा कुछ आंतरिक विकास करते हुए किसी भी क्षेत्र में समाज सेवा में तत्पर होता है। वास्तव में देखा जाए, यहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ, जब तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक मैं क्या कहते हैं प्रभाव देख रहा हूँ। आम्रपाली, जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के प्रवचन में पहुंची और सुनती है कि प्रिय, प्रेम, रति, काम एवं तृष्णा से दुख का उत्पाद होता है, भय का उत्पाद होता है, इनसे मुक्त व्यक्ति को न दुख होता है न ही भय, तो वो बदल जाती है। जीवन अब क्या कहते हैं बुद्ध के अनुयायी बन जाती है, प्रवजित हो जाती है और निर्माण प्राप्त कर लेती है। देखिए, इसी प्रकार मथुरा की नर्तकी वासव दत्ता ने आंतरिक सुंदरता एवं शरीर की अनित्यता का प्रवचन सुन वैराग्य का उत्पाद किया। किसा गौतमी ने मृत्यु की निश्चितता एवं अनित्यता को जानकर गृहस्थ जीवन का त्याग किया। मिगार माता ने भिक्षु आनंद द्वारा स्पर्श कर लिए जाने की आशंका मात्र से बिना किसी झिझक के 9 लखा हार, यह हमारे बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, 9 लखा हार को एक पल में भिक्षु संघ को दान दे दिया। ये है हमारी भारतीय सभ्यता। बुद्ध के, मैं अंत में आ रहा हूं, बुद्ध कहते हैं, अंतिम निष्कर्ष है ये, बुद्ध कहते हैं कि किसी सिद्धांत को पकड़े रखने पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है और वो रूढ़िवादी हो जाता है तथा उससे सही मानकर उसके प्रति स्वयं के विश्वास को ही सही मानते हुए बाकी सबको अनुचित मानता है। जहां विचारों की स्वतंत्रता अवरुद्ध हुई, एक विचार डेरा डाल लेती है जिससे व्यक्ति संकीर्ण हो जाता है और फिर यहीं से संघर्ष एवं द्वंद्व की शुरुआत होती है। विश्वास अथवा विश्वास का भी विश्वास व्यक्ति को मोह में डाल देता है। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, वो अपनी पकड़ मजबूती से जड़ जमा लेती है। उसके प्रति आसक्ति आत्मिक मार्ग में बाधा पहुंचाती है। इसमें उलझने पर आत्म मुक्ति के द्वार का खुलना असंभव है। वे पुनः कहते हैं आत्मानुभव की बात। मैं अनुभव की बात करता हूं। मेरा मार्ग न सिद्धांत है न दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव, परम सत्य ज्ञान। मेरा मार्ग अभ्यास का है। उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरफ पकड़ा जा सकता है और न ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान तो नाव के समान नदी को पार करने के लिए, सिर पर ढोने के लिए नहीं। यही है मेरा धर्म, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी एवं पर्यवसान में कल्याणकारी, अर्थात सभी कालों में कल्याणकारी है। इसी कारण उन्होंने लोकहित एवं लोक कल्याण के लिए 14 अव्याकृत प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये भी हो गया था।
हम लोगों को 10 मिनट में बोलने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, क्षमा चाहूँगा अगर ज़्यादा हो गया तो। मेरा बस आखिरी पैरा पढ़ रहा हूँ, ये भी निष्कर्ष ही है। इसी 14 जो आया था ना, कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान ने भी नहीं दिए, तो वो प्रश्न है 14 अव्याकृत प्रश्न, जिसका कोई समाज कल्याण में कोई योगदान नहीं होता है, मनुष्य का कोई ही साधना नहीं होती उससे, इसलिए उस पर वो मौन बने रहे। संक्षेप में, भारी क्रांतियों और बाह्य परिवर्तनों से कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है जब तक मनुष्य के आभ्यंतर चित्त में परिवर्तन नहीं होता, वह भीतर से बदल नहीं जाता, तब तक स्थायी सुख शांति की परिकल्पना या आशा करना स्वयं को धोखा देना होगा। आभ्यंतर परिवर्तन से ही वास्तव में एक नवीन एवं सुखी समाज, वैश्विक शांति तथा वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना संभव है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे शायद कौन थे, आप ही थे शायद, कमलशील जी, पशु विज्ञान, कला, शिल्प एवं शिल्प आदि का अध्ययन होता था। उसके साथ ही शब्द विद्या, शिल्प विद्या, आयुर्वेद विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्मिक विद्या। इस प्रकार भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा मानवीय मूल्यों से युक्त अति उत्कृष्ट थी, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय थी। तो चरद विखवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानाम माँ एकेन द्वे अगमित्था देशेद विखवे धम्मम आदि कल्याणम मज्जे कल्याणम परिवसान कल्याणम सातम सव्यंजनम केवलम परिपूर्णम परिशुद्धम ब्रह्मचर्यम पकासेथा। साधु साधु, धन्यवाद। डंडा ले लीजिए। साधु साधु। संस्कृत, पाली, तिब्बती, अंग्रेजी, हिंदी और थोड़ा आगे बढ़ूं तो बनारसी काशिका के समुच्चय का नाम है प्रोफेसर पेमा तेंजिन। और आप कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, पूरी तैयारी के साथ। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है तो उतनी ही अस्थाई गति के साथ। और आपने देखा कि अपने वक्तव्य को किस तैयारी के साथ आपने तैयार किया था, पूरा एक आर्टिकल की तरह से। और मैंने आपके विभाग में आपको अनुवाद कार्य करते हुए देखा है, जिस तरह से दुर्लभ ग्रंथों का जिस तरह से अनुवाद आप मेहनत से कर रहे हैं। कई उसके ग्रंथ प्रकाशित भी हो चुके हैं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार सर। और अगर मुझे पहले कभी भी ये पता रहता कि यहाँ खड़े होने का मुझे अवसर मिलेगा, तो हाई स्कूल के पहले मैं अपना नाम जरूर बदल दिया होता। अपना नाम बदल देता, माने वज्र कीर्ति रख देता और वो संभोट रख देता या कुछ भी रख देता। कमलशील तो नहीं रखता क्योंकि बहुत आचार्य रहता। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने प्रोफेसर कमलशील जी को, मैं पहले से जानता हूँ आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर रहे हैं आर्ट्स के, तब से मैं आपके गुणों से और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। लेकिन इधर कुछ ग्रंथों का अध्ययन करते हुए आचार्य कमलशील के अवदान को, उनके योगदान को, किस तरह से भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन को तिब्बत जाकर के वहाँ की एक पूरी परंपरा तैयार करना, वहाँ ग्रंथों को, भारतीय ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपरा को तिब्बत को सौंपना, यह आचार्य कमलशील का एक बड़ा योगदान है। आचार्य नागार्जुन जैसे लोगों का योगदान है। तो मैं सर से पूछूंगा कि आपका यह नाम किसने रखा। तो सचमुच मतलब एक आश्चर्य है। कमलशील की व्याख्या जो आपने किया है वो तो और व्याख्या है, लेकिन आचार्य कमलशील के अवदान को देख करके मुझे लगा कि हाँ, तो कि आपके जिन लोगों ने नाम रखा है, आपके पिताश्री और लोगों ने, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ आप आज के इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि हैं। मैं प्रोफेसर कमलशील जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आवें और अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दें। वैसे पेमा तेंजिन जी के बाद महत्वपूर्ण कहना थोड़ा वो है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अत्यंत अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य देंगे। मैं तो आचार्य कमलशील नहीं हूँ, मैं आज का कमलशील हूँ, जो कि हमारे एक्चुअली ग्रैंड अंकल भिक्षु जगदीश काश्यप जी थे, और उन्होंने जो है ये नाम मुझे दिया। और इस नाम की वजह से मैं
थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा और यही वजह से आज के वैल्यूडिक्टरी सेशन के चेयरमैन वाइस चांसलर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर दोरजे नेगी जी, मंचस्थ और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, लाइक इट्स वेरी एम्बेरेसिंग कि हम एक ही दिन में 2 बार जो है एक ही विषय पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज का जो दिन भर का कार्यक्रम रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा। और जैसे प्रोफेसर के सिंह जी ने बताया कि कितना इसमें ज्ञानवर्धन हुआ और कितने ब्रिलियंट और इल्यूमिनेटिंग एक्सपोजिशन लोगों ने दिया, तो एक बौद्ध वैल्यू सिस्टम के बारे में एक जानकारी हुई। और मैं सबका आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल करके इस विषय में बातचीत की। तो इस समापन सत्र के एक में कहा गया कुछ बोलने के लिए, तो हम कि आज टुडे वी टॉक्ड अबाउट द बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम, और these value system helped Buddhism to spread outside India। और चूँकि मेरा संबंध चीन से है और तो चीन भारत के बाद चीन एक सबसे बड़ा राष्ट्र था जहाँ बौद्ध धर्म फैला। तो क्या वजह थी, मतलब what made Buddhism spread outside India? So like one of the major factor was the Buddhist thought, Buddhist value system, Buddhist but the other important thing which has not been much discussed is Buddhist concept of tolerance and conciliation। तो ये जो idea है that helped spread Buddhism outside India and also within India. So the whole epoch from the mid-4th century to the end of the 8th is also known as the Buddhist age in Asian history, with most prolific expansion in China, Japan, Korea and the Southeast Asia, with more than half of the world's population believing in this religion. The whole epoch in the world history presented a unique example of cultural unity in the largest civilization area of the globe that has never been reached since then. It led to the development of concept of Asia that was culturally closely linked together. And the key factor to that can be seen in the Buddhist focus on toleration and conciliation. As people have already talked about, Shakyamuni Buddha never told people to follow his teaching out of blind faith, but to only do so after examining them carefully, after experiencing it thoroughly. So it then goes without saying that people should not accept Buddha's teaching out of coercion from jealous missionaries or royal decree. The Buddha said, I advise you according to my own experience. So this was, one of the important point that Buddha made, that you experience it and then you follow it. So there was, the aspect of like mutual cordiality, which this kind of thought provided to other people. So and like Buddhism spread to China
And like the Chinese were, really astounded by the scope of Buddhism. Like one of the most famous Chinese philosophers, Hu Shri, he said, that India conquered China. India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a soldier across her border. And this became one of the most popular and extensively quoted statements in later Sino-Indian discourses. He writes that like Christianization of Europe, the Indianization of China to be an epoch-making development having a deep impact on China. He begins his essay by saying, the long history of Indianization of Chinese institutions, thought, art, and life in general furnishes the most extensive material that can be found for the study of cultural borrowing on the grandest scale. Indeed, nowhere in the world, with the only exception of the Christianization of Europe, can one find another source of historical material equal in the extent and in the length of time. By Indianization, he actually meant China turning Buddhist. Buddhism came to China with all the Mahayana trimmings of the pre- and non-Buddhist religions of China and pervaded the Chinese cultural scene. He writes, never before had China seen a religion so rich in imagery, so beautiful and captivating in ritualism, and so bold in cosmological and metaphysical speculations. Like a poor beggar suddenly halting before a magnificent storehouse of precious stones of dazzling brilliancy and splendor, China was overwhelmed, baffled, and overjoyed. She begged and borrowed freely from this munificent giver. So that, presents the reception that that Buddhism received in China, and that led to, Buddhism getting absorbed by Chinese. It later, it acquired many of the Chinese characteristics, and so much, it became part of China that when, the first modern Chinese traveler, Kang Youwei, came to India, he said that this is like China. Like when he visited, places, he said this is like China. And Chinese people, also practice, the same thing. So the important role that Buddhism, played in linking two great civilizations is must be, studied and must be, remembered. Other was, area which is also very important. Ravi Shankarji talked about Vividhata, that no Indian text talked about Vividhata, and no Indian text talked about heresy. Heresy is a very important concept in the West. Heresy is what separates one from the other, that lead to war, that lead to so many religious wars. So Buddhism, as such, was did not believe, in distinguishing, or rejecting, other religion or other society. And that is why wherever, Buddhism went, it became part of the local system, local society, and acquired the local characteristics. So Buddhism, must also be studied, that how, impact of local society, or how, Buddhist impact on local society created, so many Buddhisms, so many Buddhas all over the world. And it is in the diversity of Buddhism that also, one can find many of the, say, salient point of Buddhism. So Buddhism was, not contradictory to other heretical views, and Buddhists did not intend to compete with them actively. As a result, Buddhism in spreading over the Asian country caused less friction among the indigenous faiths of the people who had received it. Natives
or traditional faiths and customs were scarcely destroyed by Buddhists and could easily survive, so long as they were not seen as ethical from the Buddhist point of view. They were able to remaining in existence side by side with the newly arrived Buddhism, and sometimes were absorbed in Buddhism. In later days, Buddhism itself fused into one of native religions, giving them philosophical foundation. And this was possible because Buddhism did not force commandments, dogmas, religious law, or persecution. Religion is not meant to punish, Buddha said, but to advise people what to do and what not to do. If one has committed any evil deed, one will have to face consequences. It is not that Buddha or religion will punish you. Your own action creates your own heaven and hell. Another person cannot do that for you because of thinking that in every heretical view some reason exists. Later Indian philosophers, when in their systematic conception of the world, show tolerance in recognizing the reason there in all the others, and that have different views which are then recorded into the same school. Generally speaking, we cannot find in any Indian religion the concept of heretic in the sense of Western uses. So such a tolerant attitude and syncretic pattern found not only in religious teaching, but in the fundamental policies of administration taken by many kings, and especially Emperor Ashoka. So today, in the 21st century, what some scholars call the age of anger, age of crisis, the search for and the practice of Buddhist spirit of toleration and conciliation is drawing attention of the intellectual world over. Peace and harmony are much in focus, and civilizational identities are much in demand. Buddhism is now not only an Asian phenomenon, but a global movement for the welfare of the human being. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। एक जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण आज के इस संगोष्ठी में पधारे हुए हैं, और ख़ास करके प्रोफेसर कमलशील जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी एक राजभाषा की सर पत्रिका निकलती है बोधिप्रभ, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस आर्टिकल का संक्षिप्त करके उस पत्रिका के लिए आप उपलब्ध कराएं, हम आपसे संपर्क करेंगे। और यह निवेदन मैं प्रोफेसर एम के दास सर से भी और प्रोफेसर हरकेश सिंह से भी कर रहा हूं। हाँ, अच्छा तब ठीक है सर, मुझे नहीं पता था, मुझे ज्ञात नहीं था सर। ठीक है, अध्यक्षीय संबोधन के पूर्व सोवा रिगपा विभाग की तरफ से जो विशेष गिफ्ट एक दिया जा रहा है, उसके लिए मैं सुचिता शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय कुल सचिव महोदया सुनीता चंद्रा जी को वह गिफ्ट प्रदान करें। सुशील कुमार सिंह नहीं है। प्रोफेसर एम के दास जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ए के राय जी से अनुरोध है कि वे आज के इस समापन सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एम के दास जी को सोवा रिगपा विभाग की ओर से, सुशील कुमार सिंह जी, पेमा तेंजिन सर को, और हमारे कुल सचिव महोदय प्रमोद सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रोफेसर कमलशील जी को सोवा रिगपा विभाग की ओर से जो गिफ्ट दिया जा रहा है उसे प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं बहुत आदर के साथ शिक्षा शास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमारे बीच में पधारे हुए प्रोफेसर एम के दास सर से अनुरोध करता हूं। एक कविता से शुरू करूंगा। जनता भूमि पर बैठी है और नभ पर मंच खड़ा है, जो जितनी है दूर मही से उतना वही बड़ा है। तो ये जो अभी समय
की सीमा भी है और इतने बड़े विषय पर, और वो भी समापन सत्र की जो मानसिकता होती है उसको देखते हुए अभी इस पर अध्यक्षीय भाषण देना और वो भी विस्तृत रूप से और एक एक के ऊपर कमेंट करना और उसमें पुनः अपने स्कॉलरशिप का, जिसको कहते हैं कि पांडित्य का प्रचार प्रसार करना, ये शोभनीय नहीं है। अब यहाँ महायान परंपरा के लोग बैठे हुए हैं और तो महायान परंपरा की जो विशेषता है कि मौन से ही बहुत कुछ कह जाना। कुछ इशारे के तौर पर मैं कुछ बातें अपनी स्वानुभव की बात कर रहा हूँ। मुझे जो पहला, जो अन्य जगहों पर जो सेमिनार होता है उसमें रिपीटिशन नहीं होता है। धर्म के सेमिनार में हमारी जो परंपरा है वो है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हाँ, ये तीन प्रक्रियाएं जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो आप एक बार तो आप श्रावक की तरह सुनते हैं, फिर उस पर में मनन करते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। तो आज के इस सत्र में, हाँ, आज की शाम है सभाए तमन्ना की शहर, आज की शाम मेरे कैफ का अंदाज न कर। हमारे भीतर की जो खुशी है इस सभा में ऐसे बौद्ध परंपरा के वर्तमान वाहकों के बीच में, कल्याण मित्रों के बीच में और आना और दो शब्द कहना। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में कि क्या है यह, उसको बहुतों ने उस पर बहुत तरह से उसकी बातें की हैं। इतिहासकारों ने उसे अपना रूप दिया है, समाज वैज्ञानिकों ने दिया है, जो ह्यूमैनिटीज़ के जो विद्वान हैं उन्होंने दिया है। और लेकिन मुझे जो पसंद आया वह है, दोनों की कल्पनाएं हैं, श्री अरविंद की भी कल्पना है और टैगोर की भी कल्पना है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। हे मोर चित्त पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे, ऐ भारतेर महामानवेर सागर तीरे, केउ नहीं जाने कार राहवाने कत मानुषेर धारा, दूरवर स्रोते होए एलो कथा होते समुद्रे होलो हारा। हेथाए आर्यो, हेथाए अनार्यो, हेथाए द्राविड़ चीन, शौक हुन दल पाठान होल मोगल, एक देहे होलो लीन। तारा मोर माझे सबाई बिराजे, केउ नहे नहे दूर, आमार शोनीते रयेछे ध्वनित ताई विचित्र सुर। यह जो है भारत तीर्थ के रूप में ये जो भारतीय जो अभी जिस पर रवि जी ने ये बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर इसको, और दूसरी बात ये है कि सुबह के सत्र में जो जितनी बातें हुई हैं और उसमें एक से एक विलक्षण कंटेंट का जहां तक सवाल है, विषय वस्तु का जहां तक सवाल है, तो उसमें बहुत सारी कॉमनलिटी है।
लेकिन जहां तक अंदाज का सवाल है और जहां तक स्टाइल का सवाल है और जहां तक उस प्रेजेंटेशन का सवाल है, तो आपने यह महसूस किया होगा कि अलग अलग एक बात रहते हुए भी उसका मजा जो है लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया है। और इस सभा की ये जो दिव्यता है वह इससे परिलक्षित होती है। बातें कहने के लिए बहुत थी एक एक के ऊपर। जैसे अभी मुझे ये जान के खुशी हुई कि 1981 में जिस काम को मैंने पकड़ा था 74 से लेकर के 1981 तक मेरे दिमाग में केवल नालंदा 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 था। 1974 से 76 का जो पीरियड था, जिसमें आज हमारे जो शिक्षक थे प्रोफेसर अंगराज चौधरी, और उस जमाने में जब मैं वहाँ गया तो प्रोफेसर नथमल टातिया थे, प्रोफेसर उपासक थे, प्रोफेसर महेश तिवारी थे, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे। और उसके साथ साथ उस समय में भिक्षु जगदीश कश्यप जी वहाँ रिटायर कर चुके थे, रहते थे कैंपस में ही रहते थे, लेकिन बड़ा माने उन लोगों के बीच में रहना, जैसे कि वहाँ उस समय में भंते उजागरा थे जो वहाँ उनको पूरा त्रिपिटक ही जो है सो कंठस्थ था, और वहाँ भंते यू धर्म रत्न थे जो महाबोधि का जो एडिटर। तो ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आने का और उसके बाद ये हमको लगा कि नालंदा का जो मैं यहाँ मैंने ये साल डेढ़ साल का जो वहाँ मेरा समय बीता, तो वाकई है नालंदा का मतलब ही है नौ अलम ददाति इति नालंदाति, जो थोड़ा नहीं दे आपको, जो बहुत ऐसा दे कि जिसको आप रख नहीं पाइए। हाँ, तो नालंदा की ये जो परंपरा है, उस परंपरा को के वहन करने के कार्य में दो बातें मुझे याद आई जब मैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के एज ए ICCR विजिटिंग प्रोफेसर मंगोलिया गया। अभी अभी हमारे एक मित्र प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी बौद्ध कला के बारे में बात कर रहे थे। जब मैं वहाँ जान बाजार म्यूजियम गया और वहाँ मैंने देखा कि उस पर में डॉक्टर कर्ण सिंह का रिमार्क लगा हुआ था कि लोग ताजमहल की बात करते हैं और लोग क्या क्या करते हैं कला के क्षेत्र में बात, लेकिन एक व्यक्ति ज्ञान वज्र, जिसको जान बाजार कहते हैं, वहाँ उसका नाम मंगोलियन में है, तो उसकी जो वहाँ विभिन्न मुद्राओं में वो जो उसका जो मैंने देखा तो मैंने एकदम दंग रह गया। मैंने कहा कि कब का ये है, जान बाजार कब आया होगा। और उसके बाद जान बाजार की एक बड़ी विशिष्टता ये थी कि उसको इल्हाम हो गया था कि हो सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ ये तिब्बत के नालंदा के ट्रेडिशन को हो सकता है कभी खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ से जितने भी ग्रंथ हैं लेकर के यहाँ से हम मंगोलिया जाएं, और मंगोलिया में वो वाकई गए और करीब करीब माने उनके बाद भी 2 जनरेशन तक केवल वहाँ ट्रांसलेशन का वर्क चला वहाँ। और वहाँ जब मैं गया तो देखा कि अरे यहाँ तो अपार सामग्री जो है सो यहाँ पड़ी हुई है। इसके बौद्ध दर्शन और ये जितने भी अभी जो बात चल रही थी उसके 5 विद्याओं की, वो सब सारी चीजें वहाँ देख करके, और तब मैं जहाँ जाता था, जिस डिपार्टमेंट में जाता था, तो लोग मुझसे पूछते थे कि रघुवीर साहब कैसे हैं। हाँ? तो मैंने कहा कि रघुवीर साहब से तो हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई है, वो तो गुजर गए हैं। उनके बेटे हैं प्रोफेसर लोकेश चंद्रा जी हैं। तो लोकेश चंद्रा जी जो है सो, लेकिन
मुझे एक बात बड़ी विचित्र लगी कि लोकेश चंद्रा जी का मैंने नाम वहां नहीं सुना। केवल लोग मुझसे रघुवीर जी के बारे में ही बात कर रहे थे, रघुवीर जी के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर मुझे पता लगा कि ये क्या है, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट क्या है और क्या है। तो बहुत सारी चीजें उस संदर्भ में आई। अभी एक बात कहना चाहूंगा, कमलशील जी, चूंकि इनका जो विषय है उस विषय पर 3 साल तक मैंने काम किया है। इंडिया इन द मेकिंग ऑफ चाइना, ए सीनो इंडियन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये काम और मुझे देख करके ये खुशी हुई कि जिस काम को मैं सोच रहा था कि मुझसे छूट गया और इतने साल गैप हो गए, मुझे लगा कि अरे मुझसे छूट गया, लेकिन इस काम को तो पहले से लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझा है। कोई मैं ही ऐसा नहीं हूं जो मेरे दिमाग में जो आ रहा है तो काम नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। तो जो परंपरा, यदि जो आइडिया वैसा है कि आप वो कहीं ऐसा नहीं है, उसमें उसके यदि आप ग्राहक हैं, उसको यदि आप रिसीव कर सकते हैं तो आइडिया आपके पास आएगा। आइडिया का तो ऐसे जैसे बादल हैं वैसे ही आइडिया भी आता है और उस प्रकार से उसका आपको उसका आनंद भी मिलता है। तो हर एक जितने भी अभी वक्ता यहाँ रहे हैं डिफरेंट सेशंस में, सबके बारे में मैंने यहाँ नोट बनाया है और सबके ऊपर मैं कमेंट दिया हुआ है। ये लंबा चौड़ा हो गया है, यदि इसको मैं अभी करने लगूं तो फिर वो दाल भात में मुसलचंद वाली बात हो जाएगी, गड़बड़ होगा। तो ऐसे में और हमारे दिमाग में कई इससे लेकर के बहुत सारे हर एक वक्ता के साथ साथ मैंने दिया है कि इस वक्ता के दिमाग में क्या होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं क्या यही ये वक्ता भी सोच रहा है। हाँ, घटना ये घटी, इंदौर की घटना थी। तो मैं उस दिन चुप हो गया, मैं वहां टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। तो मुझे लगा कि क्या जो बात मैं सोचता हूं क्या ये सब सारे लोग नहीं सोच रहे हैं क्या? ये मुझे भ्रम है कि मैं ही ऐसा सोचता हूं। जब मैं एकदम मौन हो गया तो मैंने देखा कि अरे जो बात मेरे दिमाग में है, मेरी ही बात को तरह तरह से, विभिन्न तरह से लोग विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्टाइल से बोल रहे हैं। और मैंने कहा अरे ये क्या है? हाँ, यदि मैं बोलता केवल तो एकदम यहां तो मोनोटोनस हो जाता। अरे लेकिन मेरी बातों को इतने लोगों ने इतने ढंग से कहा है कि मजा आ गया। तो ये बात भी है। हर एक दिमाग हमारे अभी माननीय कुलपति जी ने कहा था कि भाई रिकमेंडेशन देने की बात भी है, यहाँ से रिकमेंडेशंस भी भेजे जाएंगे। मेरे दिमाग में ये बात आई कि रिकमेंडेशंस तो ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेशन, मैंने वहाँ से करीब 20 रिकमेंडेशंस जो है अपने दिमाग में सोचे। हाँ, लेकिन एक हमारे माइक्रो टीचिंग के एक्सपर्ट थे, वो वहाँ बराबर इंदौर में आया करते थे। माइक्रो टीचिंग जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जानते होंगे, हरकेश जी जानते होंगे। हाँ, तो नहीं बीके पॉसी नहीं, वो प्रोफेसर एलन थे। हाँ, प्रोफेसर एलन थे। हाँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए मैं आप में एक बहुत बड़ी कमी देख रहा हूँ। आप जब फीडबैक देने लगते हैं तो आप 200 फीडबैक दे देते हैं। अरे तो सब दिमाग से उड़ जाएगा। नेभर गिव, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2 तो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4 दीजिए, उससे आगे नहीं बढ़िए। हाँ, उससे आगे नहीं बढ़िए। तो जो बात अभी चली, पहली बात हमारी ये दिमाग में ये आई कि हम पिछले कई सालों से भोटी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में स्थान देने के लिए लामा जोतपा जी के साथ लगा हुआ था। उनका एक मिशन था। मैंने उनसे कहा कि देखिए
पार्लियामेंट में सिक्किम के ही एक ऐसे हैं, तो वहाँ पार्लियामेंट में बुद्धिज्म के नाम पर बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ कोई है नहीं, और उनका इंटरेस्ट सिक्किम में है, और वो भूटिया और लेप्चा को वो कह रहे हैं कि भोटी है, या तो हमने कहा कि ये भोटी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये भूटिया और लेप्चा तो यहाँ तो उसका ही बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसे नहीं होगा, कम से कम इसके लिए आप प्रयास कीजिए कि इसको भोटी लैंग्वेज और लिटरेचर को साहित्य एकेडमी का रिकॉग्निशन मिल जाए। मेरे दिमाग में पहली बात आई। दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि आईएएस में पाली लैंग्वेज को, जिसको कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वो उनके कारण जो है सो पाली लैंग्वेज, संस्कृत और पाली का इंपॉर्टेंस वहां पर में उन्होंने दिया। इस बीच में क्या हुआ कि पाली को बंद कर दिया गया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से उसको हटा दिया गया। तो दूसरा हमारे दिमाग में ये आया कि भाई ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में यदि ये होता है, बस दो दिमाग में कई बातें हैं, अब सब उन पर में चिंतन मनन आप लोग करें, और मैं समझता हूं कि आज का जो ये सत्र, जिसके सूत्रधार हमारे परम मित्रों में से अमरजीव लोचन जी थे, सूत्रधार से इसके पीछे, और नाइजर जो हमारी कुल सचिव अभी आई हुई हैं, और जो इसको एक गरिमा देने के लिए जो इनके नेतृत्व में, प्रोफेसर वांचुक दोरजे जी के नेतृत्व में, और इतने सारे कल्याण मित्रों के सहायता से, और विभिन्न इस सेमिनार को सफल बनाने के लिए जो सबका जो योगदान रहा है, सबको अलग अलग नहीं, मैं सबको एक साथ जो है सो उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से वो देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ज़्यादा बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन अभी उसको कहूँगा नहीं। एक बात कह करके केवल मैं अंत करूँगा, और वो बात यह है कि जिस बात को इलेबोरेट करने जाऊँगा, जो कि अभी इन्होंने किया था, वो इलेबोरेशन जो है उसका मैं करूँगा तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। पूरे वर्ल्ड में कुछ अच्छे फ्यूचरिस्ट हुए हैं, और उसमें एक मैंने आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, और उसमें एच.जी. वेल्स को देखा। तो एच.जी. वेल्स ने कहा कि वर्ल्ड में कोई यदि लीडर है, पॉलिटिकल और कल्चरल लीडर है, जिसका नाम जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक रहेगा, वो है अशोका द ग्रेट। दूसरा नाम जो उसने लिया, वो लिया बुद्ध का, कि उसके बराबर का। और जब उसके पैरेलल में मैंने दूसरों को देखना शुरू किया तो देखा करे ये तो उस पर में, तो ये जो इम्प्रेशन दोनों के ऊपर था। और एक बात उसमें और है जिस पर कि अंत में मैं केवल बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, वह यह है कि आज वर्ल्ड जो है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के बीच में, और इसके आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल नॉलेज का जो दौर चल रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मूल कहा कि ये तो सारे के सारे जो हैं उसी रूट के जो हैं ऑफशूट हैं, और वो रूट ये है कि देयर इज ए क्लैश बिटवीन क्लासिकल नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज। ये क्लासिकल नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज के बीच के का कोई अंतर संबंध जो है आज के विश्व में दिखलाई नहीं दे रहा है। यदि ये ऐसा ही चलता रहा तो इसका कोई माय बाप नहीं है। तो उससे संबंधित कई सारी बातें थी, लेकिन इतना ही कह करके बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ये अभी
आप लोगों ने मुझे सुना और थोड़ा पेशेंस से सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अध्यक्षीय संबोधन के लिए। बहुत ही मुश्किल होता है जिसके पास ज्ञान का समुद्र हो, उसके कुछ छींटे अगर प्रस्तुत करना हो तो कठिनाई होती है, लेकिन हम आभारी हैं आपके इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। अध्यक्षीय संबोधन के पश्चात उप कुलसचिव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन उसके पूर्व मैं इस आयोजन में विशेष भूमिका रही है प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी की, जो मंच पर उपस्थित हैं, हमारी कुलसचिव महोदया की। इस संगोष्ठी के संयोजन में इन दोनों लोगों ने अथक परिश्रम किया है। तो मैं प्रोफेसर अमरजीव लोचन जी, जिन्होंने 1 मिनट के लिए कहा है कि मुझे निर्देशित किया है कि मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, प्रोफेसर अमरजीव जी। धन्यवाद। मैंने 45 सेकंड मांगा था। अच्छा, 45 मैंने। इस कार्यक्रम के संयोजन की चर्चा प्रारंभ से ही कर रहा हूं और लोग भी कर रहे हैं। चूँकि एक धर्म होता है, पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के जब साथ काम करते हैं, और उस धर्म का निर्वहन करने के आपने जो स्थान दिलवाया वो एक ऐसा रूप देता है, पूरी एकात्मवाद को ले गया, साथ में जोड़ते हैं सबको। इसके लिए बहुत आभार। मैं सिर्फ अंतिम वाक्य कहना चाहूँगा, अद्भुत रूप से सफल रहने वाला एक कार्यक्रम का सारा श्रेय माननीय वांगचुक नेगी जी को जाता है कि ये ना होते तो ना होता। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम चाह लेते, ये चाह लेती, आप सब लोग आ जाते ना आते, तो सूत्र और धार दोनों थे। सूत्र और धार मतलब पानी वाली धार। आखिरी बात, हमें ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत अधूरा रह गया, कुछ लोगों की बातें पूरी नहीं सुन पाए, मन कचोट रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हम आए या ना आए, 4 महीने 5 महीने बाद एक अच्छा सा कार्यक्रम सम्मेलन करिए, ताकि वो 2 दिनों में फैला हो और ज़्यादा बात को लोग समझ पाएँ। इसका ध्यान करें तो बड़ी कृपा होगी। इस कार्यक्रम की सफलता का एक रूप लगेगा वो। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है जिस पर हमें बहुत सीरियसली वर्क करना होगा, वो है सारनाथ डिक्लेरेशन। हमें सारनाथ डिक्लेरेशन बनाना है और संदेश जाना है। यहाँ पर जो भी हुआ आज के बारे में नहीं, ये तो आपको सारनाथ डिक्लेरेशन की तैयारी नवंबर में, कार्तिक मास का जो पूर्णिमा आएगा तब तक आप तैयार करिए, और बहुत सुंदर होना चाहिए। और ये यूनाइटेड नेशन जाएगा। लगे हाथ में बता दूं, ICCS को अभी पिछले वर्ष ही यूनाइटेड नेशंस में पार्टनर का दर्जा मिला हुआ, वेबसाइट देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ICCS की, और आप देखेंगे कि हम इस बात को यूनाइटेड नेशन तक ले जाएं। ये सारनाथ डिक्लेरेशन बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन माना जाएगा। इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी आपने अपने अत्यंत संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि इस संगोष्ठी का पूरा श्रेय माननीय कुलपति जी को है। उस मेगा एजेंडा भी आपने दे दिया, और तो इसलिए इस श्रेय के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और अपनी आयोजन समिति को शाबाश कहने के लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय कुलपति जी को कि आप अपना आशीर्वचन करें, आशीर्वाद दें। कुलसचिव महोदया से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप 2 शब्द बोलें, क्योंकि अगला जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है वह इसी तरह के एक साथ मिलकर के काम करने का है। 45 मिनट्स और 45 सेकेंड्स और 1 मिनट वाला फाउंडेशन है, लेकिन मैं सब आदरणीय जन जो बैठे हैं मंच पे और अवे फ्रॉम द डायस ऑल्सो, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने से, वी वर ऑल इनटू इट एंड आई हैव सीन देम वर्किंग डे नाइट। एक मिनट का हिमांशु जी उसे कोऑर्डिनेट करते थे, मुझे एक फ़ोन
एक एक ग्रुप पे एक एक मैसेज आता था और मैं देखती थी कि कितनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं सबके नाम कैसे लूँ, क्योंकि हर नाम एक किताब है और उसके कंट्रीब्यूशंस को मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं, रवि जी, अनुराग जी, प्रशांत जी, सुशील जी, सुचिता मैडम, मैं दीपांकर जी, सब, मैं किसी के नाम छोड़ दे रही हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ऑर्गेनाइजिंग टीम ने बहुत मेहनत की है और हिमांशु जी के कोऑर्डिनेशन को भी हम सलाम करते हैं। ये सब पॉसिबल तभी होता है जब आपके घर का मुखिया वो पीछे खड़े हो करके और हम सबको काम करते हुए देखते हुए सिर्फ उनकी नज़रें जो होती हैं वो अप्रिशिएटिव होती हैं, तो हम दुगनी ताकत से काम कर पाते हैं। तो वीसी साहब को बहुत बहुत हम उनके मार्गदर्शन को, उनके पूरा जो सम्मान के साथ हम थैंक यू कहते हैं। और अमर जीवालोचन सर के डंडे जो चलते थे उसको भी मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने जितने फ़ोन पे हमें ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, इसके लिए अगर ऐसा ना होता सर तो हम इतनी अच्छे से ये काम नहीं कर पाते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आयोजन समिति की पीठ थपथपाई गई और वो समझ ले फिर अगले कार्य के लिए, चुनौती के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज के दिन भर के विभिन्न सत्रों में संपन्न होने वाली इस संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जी एक सेकेंड, जिसका तारीफ मुझे कहते हुए मुझे मेरे से एक त्रुटि हो गई। आप ना होते तो ये सारी बातें पिरो के पहुंचाता कौन? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था कोई मेरे लिए भी तो कहे, इसलिए मैडम को विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय कुलपति जी से भी अनुरोध करूंगा कि जी फोटो कुल सचिव महोदया को पुनः धन्यवाद देता हूं। और अब मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि आप आवें और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। मुझे इस संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया है और सिर्फ 10 मिनट समय मिला है, क्योंकि सुबह से 4 सत्र, उद्घाटन सत्र और समापन सत्र को देखें तो 4 सत्र हो गए हैं। तो इतने व्यापक तौर से इस पे चर्चाएं हुई हैं तो उसको 10 मिनट में प्रस्तुत करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। संगोष्ठी सामूहिक विचार विमर्श का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें विद्वान अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, परस्पर विचार विनिमय करते हैं और इसमें सबसे सुंदर निष्कर्ष ये होता है कि परस्पर विमर्श के फलस्वरूप किसी अनोखे और अभिनव विचार का जन्म होता है जो मौजूदा सामाजिक या वैज्ञानिक व्यवस्था को सशक्त बनाता है। आज दिनांक 15 जुलाई 2023 को केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय सभ्यता में बौद्ध जीवन शैली एवं परस्पर सौहार्द शीर्षक पर G20 और C20 के बैनर तले एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज की इस संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र के अलावा 2 सत्र तथा समापन सत्र का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी ने किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भिक्खु रेवत महाथेरो, जो संघ नायक हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ, वो थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर आनंद कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, जो पूर्व कुलपति हैं जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा। वक्ता के रूप में प्रोफेसर अंगराज चौधरी, जो पाली विभाग नौ नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय से हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य संबोधन प्रस्तुत किया। उद्घाटन सत्र में हमारे संयोजक प्रोफेसर अमर जीवालोचन जी ने भी अपना
वक्तव्य प्रस्तुत किया, अपने व्याख्यान किए और इस सत्र में ये निष्कर्ष निकला कि वर्तमान समय में जब विश्व में अशांति, आतंकवाद, अनैतिकता जैसी समस्याओं से ग्रसित है तो भगवान गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन हमें समाधान का मार्ग दिखलाता है। मुख्य अतिथि के रूप में भिक्खु रेवत महाथेरो जी ने बताया कि भगवान बुद्ध की पंचशील का सिद्धांत किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बना सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना शामिल है। प्रथम सत्र में की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रद्युमन दुबे, पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने की और इसके मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर कमलशील जो पूर्व कुल गुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय थे। इस सत्र में अपने विचार रखें प्रोफेसर अमर जीवालोचन जो संयुक्त संकाय अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर रमेश प्रसाद जो विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से, तथा डॉक्टर अनिमेश प्रकाश सहायक आचार्य पाली केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान से, इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सत्र में अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर प्रद्युमन दुबे जी ने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार को युद्ध के स्थान पर करुणा, मैत्री और बंधुत्व का संदेश दिया है। द्वितीय सत्र के दिया है और इस सत्र की धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर श्वेता शर्मा जी ने किया और संचालन डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी जी ने किया। भोजनावकाश के बाद द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, पूर्व कुलपति जननायक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा ने किया और इस सत्र में अपने विचार प्रस्तुत किए प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी जो भूतपूर्व आचार्य हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, प्रोफेसर लाल जी पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं श्री रविशंकर जी अनुसंधान अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र भारत। इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और निष्कर्ष द्वितीय सत्र का ये निकला कि बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है और यदि वह व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ कर्म करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। द्वितीय सत्र के आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र नई दिल्ली द्वारा C20 का ध्वज को आयोजन समिति तथा आमंत्रित अतिथियों को भी दिया गया और इसका प्रोफेसर अमर जीवालोचन जी ने इसके बारे में बताया कि C20 और G20 का क्या उद्देश्य है, जिसके लिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। समापन सत्र में हमारे माननीय कुलपति महोदय जी उपस्थित हैं हम सबके बीच। उनके और अध्यक्षीय संबोधन अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर MK दास जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कमलशील जी, प्रोफेसर पेमा तेंजिंग जी, डॉक्टर अमरजीव लोचन जी और संस्थान की कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी उपस्थित रहीं। समापन समारोह में बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ बताया गया कि बौद्ध धर्म जहाँ जहाँ गया भाषाई सुविधा का सदा ध्यान रखा, इसलिए भी लोकप्रिय हुआ। इस सत्र में प्रमुख रूप से भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांत पर विशेष रूप से विचार रखा गया। मैं सभी आमंत्रित अतिथिगण, संस्थान के शिक्षकगण, भिक्षुगण, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी जी हाँ,
जी सर, आज अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन केंद्र की तरफ से प्रोफेसर अमरजीवा लोचन जी ने भी ये घोषणा की कि इस संगोष्ठी का जो भी निचोड़ निकला है वो सारनाथ डिक्लेरेशन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी पीएमओ को भेजा जाएगा और यूनाइटेड नेशन में भी इसको रखा जाएगा। और आगे नवंबर में 3 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाए जिसमें अच्छे से, क्योंकि ये समय बहुत कम था, सबके पास 10-10 मिनट, 15-15 मिनट वक्ताओं को दिया, जिसमें उन्होंने खुल के और अपनी बात नहीं रख पाए, पूरी तरह से बात नहीं रख पाए। तो अगर 2 दिवसीय और 3 दिवसीय संगोष्ठी होगी तो हमें लगता है चीज़ें और निखर के बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मैं अंत में हमारे सोवा रिग्पा विभाग को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी जो प्रोफेसर अमरजीवा लोचन जी ने कहा कि इस पद्धति को आयुष सिस्टम में इंक्लूड कराने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सोवा रिग्पा विभाग अपने प्रोडक्ट खुद ही हम यहाँ पे बनाते हैं और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, जो OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट करते हैं, जिसको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी छोटी सी किट, कितनी सुंदर किट आप सबको प्रेषित किया, इसलिए सोवा रिग्पा विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। एक मिनट सर, माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि उप कुल सचिव महोदय डॉक्टर हिमांशु पांडे जी का सम्मान करें, खतक और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। सर सामने आ जाए, यहीं पर। बहुत बहुत बधाई सर। और सचमुच जिस एक साथ मिल करके काम करने का सलीका जिसको कहते हैं वो यही है कि कुल सचिव महोदय, कुल सचिव महोदया ने पूरी टीम के साथ मिल करके इसको मूर्तिमान किया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और अब समय है कि हम आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके पहले एक वाक्य, हिंदी के एक बड़े कवि केदारनाथ सिंह की कविता की 2 पंक्तियां, पृथ्वी पर जब पानी के कमी की चिंता होगी तो गौतम बुद्ध याद आएंगे। उनकी कविता की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, जब जब धरती पर संकट होगा जीवन का तो भगवान बुद्ध याद आएंगे। इस पूरे दिन की संगोष्ठी का निचोड़ वाक्य, सूत्र वाक्य संभवतः मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए यही रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्री दीपंकर जी से अनुरोध करूंगा। दीपंकर जी को परंपरा से, पैतृक परंपरा से बुद्ध की शिक्षाओं का घूंट पिया है इन्होंने, जिसको कहते हैं कि छठी के दूध के साथ घूंट पीना। तो दीपंकर जी आए, एक संक्षिप्त अपना, बहुत अत्यंत संक्षिप्त आज के विषय पर अपनी बात कहेंगे और आप सभी के प्रति उससे भी संक्षिप्त धन्यवाद देंगे। दीपंकर जी। विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरणत्विषे। आज की इस सभा में आप सभी महानुभावों के बीच, विद्वज्जनों के बीच और सभा के अंतिम सत्र में धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर यह एक ऐसा सेमिनार रहा जो मेरे जीवन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। सुबह से लेकर अभी तक संपन्न हुए समस्त सत्रों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विशिष्ट ज्ञान राशि अपने साथ ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी कारण से मेरे मन में भी कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि कुछ कहा जाए। और प्रोफेसर संचालक महोदय प्रोफेसर राम सुधार सिंह की ओर से ऐसा आदेश भी प्राप्त हुआ है। तो जैसे ही हम सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं या सभ्यता शब्द आता है तो मुझे ऐसा लगता है मौलिकता कहीं न कहीं खोती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे मनुष्य वस्त्र ग्रहण करने की ओर चला, गृह निर्माण की ओर चला, शिक्षा ग्रहण की ओर चला, हम अनुकरण की ओर चलने लगते हैं और यह अनुकरण हमें यूनिफॉर्मिटी की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे हम यूनिफॉर्मिटी की ओर जाते हैं,
वैयक्तिक स्वभाव, वैयक्तिक सोच और वैयक्तिक अभिलाषाओं को तिलांजलि देने लगते हैं। क्या यह सिविलाइजेशन की परिकल्पना धीरे धीरे वर्ग भेद को बढ़ावा नहीं देती? क्योंकि यह शब्द उत्पन्न हुआ है किसी दूसरे के को अनसिविलाइज्ड कहे जाने से। अमूमन इस तरह की बातचीत होती है जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, कुछ नए तरीके से अपना जीवन यापन करने लगता है, तो जो हमारे जो पहले के तरीके थे उस तरीके से जीने वाले लोगों को अनसिविलाइज्ड कहा जाने लगता है। ऐसा भी देखा गया है, उस दृष्टि से मैंने ये कहा। किंतु अगर हम इस यूनिफॉर्मिटी को इस तरह से समझें कि सभी मनुष्य एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि ये सभी दुखी हैं, सभी रोगग्रस्त हैं और सभी को मरना है। अमीर से अमीर व्यक्ति, बड़ा से बड़ा शासक और बड़ा से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा पहलवान, सभी दुखी हैं। यदि हम निर्विवाद रूप से किसी भाव को सभी मनुष्यों में समान रूप से व्याप्त देखते हैं तो वह है दुख। दुख सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है हम मनुष्यों को एक जैसा देखने की दृष्टि से, और दुख से मुक्ति की आकांक्षा सभी मनुष्यों में कॉमन है। और इस प्रकार जब हम जान लेते हैं कि मेरे और मेरे विरोधी के कर्म प्रवीण होने का कारण एक है और वह है सुख की आकांक्षा, मनुष्य के अंदर मैत्री का भाव पैदा होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरे और मेरे विरोधी दोनों में एक ही भाव है, और इस मैत्री का भाव उत्पन्न होने के साथ उसके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है और वह अन्य लोगों के दुख को दूर करने का उसी प्रकार प्रयास करने लगता है जिस प्रकार अपने दुख का। क्रमिक रूप से आगे चिंतन करने पर हम यह जान लेते हैं कि सांसारिक सुख की लालसा या तृष्णा एक कोरी कल्पना मात्र है। हर एक सुख एक नई तृष्णा को जन्म देता है, जिसके वशीभूत हम कर्म करने को उद्यत होते हैं और कर्म बंधन में जकड़कर पुनः दुख को प्राप्त करने लगते हैं। इस रियलाइजेशन के अनंतर हमारे अंदर सांसारिक वस्तुओं और विचारों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा होता है, क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं। इस प्रकार चित्त में करुणा, मैत्री एवं उपेक्षा का भाव पैदा होने के बाद मुदिता उत्पन्न होती है और मनुष्य एक स्थायी सुख की ओर प्रविष्ट होता है, ब्रह्म विहार की ओर जाता है। इस स्थिति में एक इंडिविजुअल बीइंग को अन्य सभी जीव या सत्व अपने जैसे ही प्रतीत होते हैं और वह सभी के कल्याण के लिए उद्यत हो जाता है, और इस प्रकार वह लग जाता है सबकी शिक्षा, सबका पर्यावरण, सबकी शांति, सबके लिए ऊर्जा, सबके लिए जल इत्यादि विचारों में, और इस प्रकार उत्पन्न होता है सार्वभौमिक उत्तरदायित्व, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो हमें चाहिए। और यह भाव जागेगा कैसे? बुद्ध की 4 शिक्षाओं से, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है। इस बात को अच्छी तरह से मन में मनन करने से, चिंतन करने से, और दुख का कारण भी है और दुख का निरोध भी है तीसरा, और चौथा दुख के निरोध का मार्ग है। और यह मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसके 8 अंग हैं। तो जब हमारे यहाँ पहले ही भगवान हमारे शास्त्रा की ओर से इस प्रकार का ज्ञान दिया है, हमें क्या ज्ञान चाहिए? ये ज्ञान यदि हम अपने अंदर बैठा लें और इन मार्गों का अनुसरण करें तो यह पृथ्वी, यह धरा अपने आप सुख का केंद्र बन जाएगी, सुख का स्थान बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले इस आर्य शास्त्रा को नमन करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी इस भूमि पर हम सबको यहाँ बैठकर विचार करने का अवसर मिला। तो सबसे पहला धन्यवाद उनके लिए। और हमारे आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर M.K. दास के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में सारगर्भित वक्तव्य दिया, जिसमें अनेक संस्मरण शामिल थे जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जीवन मूल्यों और मानव मूल्यों से जुड़े हुए थे। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमलशील सर का, जिन्होंने concept of tolerance and reconciliation
एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेटी पर इतना सुंदर वक्तव्य दिया, और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ चाइना के बारे में, इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना के बारे में हम सबको अवगत कराया। ये हम लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, नई जानकारी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर पेमा तेंजिन ने अपने सारगर्भित वक्तव्य का निबंध उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि बहुत आवश्यक है किसी एक सेमिनार के सफलतापूर्ण संचालन के लिए। तो आपने इसमें क्रमबद्ध तरीके से आज के इस विषय पर प्रकाश डाला, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं हमारे उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी का, जिन्होंने बड़ी ही तत्परता से और बड़ी मेहनत के साथ दिन भर यहाँ उपस्थित रहकर रिपोर्ट बनाने का कार्य किया। यह सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उनको साथ साथ अनेक अन्य कार्य भी निपटाने थे। तो सारा कुछ करते हुए भी जल्दीबाजी में शीघ्रता के साथ आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें अंत तक होने वाले विषयों को समाविष्ट किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं हमारे मंच पर उपस्थित हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी सर का, कि आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम इतनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और यह सत्र भी उतनी ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी प्रकार हमारी कुल सचिव मैडम डॉक्टर सुनीता चंद्रा, जो फ्रॉम द डे वन, जब से यह सुनिश्चित हुआ कि यह सेमिनार कराया जाना है, उन्होंने बड़ी ही रुचि लेकर सबको प्रेरित करते हुए इसकी सफलता की ओर अपने तरह तरह के सुझावों से और नए सुझावों से, जिससे कि एक नयापन आ सके, नवीनता आ सके, उन्होंने हम सबका मार्ग प्रशस्त किया, इस सेमिनार की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर प्रवीण प्रकाश जी का, हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर लालजी श्रावक जी का, और हमारे आज की सभा में एक तरह से दिशा निर्देशक का कार्य कर रहे प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर का, और प्रोफेसर रामजी सिंह सुबह से शाम तक अभी तक बैठे हुए, और उन्होंने भी बहुत अच्छा हम लोगों का साथ दिया। और जब हम लोग प्लान कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय भी आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करते रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर ही उपस्थित हमारे प्रोफेसर अमरजीव लोचन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि उन्होंने, सबसे बड़ा धन्यवाद के तो पात्र वो हैं जिन्होंने यह सोचा कि इस संस्थान को G20 के अंतर्गत यह कार्यक्रम दिया जाए, और यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। यह उन्हीं की सोच का नतीजा है। तो हम सब आभारी हैं, कृतज्ञ हैं प्रोफेसर अमरजीव लोचन के भी। साथ साथ उन्होंने यह भी जो अपनी ओर से इच्छा प्रकट की कि इस तरह यह सेमिनार, आज का जो समय दिया गया था उसमें जिस तरह से लोगों के विचार आने चाहिए थे या जितना समय दिया जाना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं लगता, तो दोबारा से एक बार फिर से बैठेंगे 4-5 महीनों बाद और एक सेमिनार करेंगे। यह जो उनका विचार है यह भी साधुवाद के पात्र है। इसी के पश्चात हमारे बीच उपस्थित हमारे कुछ पूर्व अधिकारीगण, कर्मचारीगण भी उपस्थित हैं। हमारे श्रोताओं में नाम लेना चाहेंगे श्री डीपी सिंह जी का, श्री रमेश सिंह जी का, और हमारे बीच हमारे कई सारे हमारे टीम मेंबर्स, हमारे युवा अध्यापकगण हैं और हमारे भिक्षु वृंद हैं और हमारे अध्यापकगण हैं। आप सबके प्रति भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोवा रिक्पा की टीम यहाँ पर है, अवेलेबल है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया के मित्र भी हमारे सुबह से प्रथम सत्र तक थे, उसके बाद अभी उपस्थित नहीं हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को, आपने स्वयं उसको लिखा और कल शायद प्रकाशित होगा अखबारों में। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई छूट गया हो, किसी का नाम ना लिया जा सका हो, हम धन्यवाद करते हैं श्री रविशंकर जी का भी। आप इतनी दूर से चलकर कल से ही हमारे बीच उपस्थित हुए और अपनी योजनाओं से हमको अवगत कराया और इस कार्यक्रम को कराए जाने के पीछे का उद्देश्य से अवगत कराया। इन सब के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभारी हैं प्रोफेसर राम सुधार सर के, जिन्होंने अपने एक ओजस्वी संचालन के माध्यम से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा। इसी धन्यवाद के साथ हम अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद।